बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सेनेट के इंतखाबात हुए और अपोजिशन ने पूरी तरह से हुकूमत को हिला के रख दिया। गवर्नमेंट के 16 अरकान ऐसे थे जो कि ख़रीदे गए और ये बिकाऊ माल जो है अभी इस वक्त भी असम्बली में मौजूद है। अब गवर्नमेंट को अपोजिशन की जानिब से ये धमकियाँ मिलने लग पड़ी कि आपके MNA तो आपके साथ हैं ही नहीं, या तो असम्बली छोड़ दें या दोबारा एतमाद का वोट लें। लेकिन अब ये लोग भी भूल रहे थे कि जिससे ये बात कर रहे हैं वो इमरान खान है। इमरान खान वो शख्सियत है कि जिसने इंडिया का एक प्लेयर श्रीकांत को आउट किया था और वो रोता रोता क्रीज छोड़ के जा रहा था, तो खान साहब ने उसको दोबारा इशारे से बुला लिया था और फिर से क्रीज पे खड़ा कर दिया था। उसका वीक पॉइंट जानते थे और अगले ही बॉल में उसको फिर से आउट कर दिया और ये क्रिकेट की दुनिया में एक तारीख जो है उन्होंने बना दी। अब वही तारीख जो है दोबारा से उन्होंने फिर से कौमी असम्बली में आज बना दी है। अपोजिशन इससे पहले के एतमाद का वोट लेने के लिए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट के लिए उन्हें बुलाती, खान साहब ने खुद ही असम्बली का इजलास बुला लिया और फिर से नए सिरे से अपने अरकान से एतमाद का वोट ले लिया और इस बार बल्कि 2 इजाफी वोट जो थे वो उनको मिल गए। अब पिछली बार जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो उस वक्त उनको 176 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनके पास 180 लोग थे, लेकिन वोट उनको 178 ही मिले। अब वो 2 वोट कौन से थे जो उनको नहीं मिले? एक तो फैसल वाडा साहब जो कि कराची से MNA थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था और वो सेनेटर बन गए, तो 1 वोट वो कम हो गया। और दूसरा वोट खुद स्पीकर कौमी असम्बली का। स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अपना वोट नहीं कास्ट करते। हाँ, अगर असम्बली में कोई मैच टाई हो जाए, अगर बराबर हो जाए, तो फिर अपना पलड़ा वो एक तरफ डालते हैं, नहीं तो वो वोट कास्ट नहीं करते। तो खान साहब पहले से ज़्यादा वोट लेके दोबारा इस वक्त वज़ीर आज़म की हैसियत में मौजूद हैं और ये उनके लिए अब एक आखिरी चांस है। सीन कुछ ऐसे है कि पब्लिक जो है वो उनसे महंगाई की वजह से बहुत परेशान है और अगर इस बार वो पब्लिक को सेटिस्फाई ना कर सके तो दोबारा खान साहब का असम्बली में आके तकरीर करना मेरा ख्याल है अगले इलेक्शनों के बाद नामुमकिन ही देखा जाता है। अब खान साहब को चैलेंजेस किसका सामना रहा है? जैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो पहले से जाने वाली गवर्नमेंट उनके मुताबिक उनके लिए कुछ ऐसे हालात पैदा कर गए थे कि आते ही वो उन्हीं चीज़ों में फंस गए। गवर्नर्स करने का मौका सच कहें तो उनको मिला ही नहीं। सबसे पहला चैलेंज उनको आते ही हुकूमत में ये मिला कि हुकूमत का ख़जाना बिल्कुल खाली था। वैसे तो ये हर आने वाली नई हुकूमत यही कहती है कि ख़जाना खाली है, लेकिन इस बार ख़जाना खाली होने के साथ साथ एक और मसला भी था। ख़जाना भी खाली था और ऐन ये वही वक्त था जो पुराने कर्ज़ों की किस्तें अदा करनी थी और किस्तें अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इंतहाई वर्स्ट एक बुरी सिचुएशन में खान साहब को ये गवर्नमेंट मिली थी और जिस तरह से वो इससे निकले हैं ये भी अपने आप में एक मौजज़ा है। जो कुछ टेक्निकल पढ़े लिखे हजरात हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। घर आपका है, आप घर में जाते हैं, तनख्वाह आपको मिली ना हो और आपको बताया जाए कि आपने तो कर्ज देना लोगों का। अब तनख्वाह आपकी एक मिसाल है 10,000 रुपये है, कर्ज आपके सर पे लाखों रुपए का है और हर महीने उसकी किस्त जो है वो 20-30 हज़ार रुपये जा रही है। तनख्वाह आपको नहीं मिल रही क्योंकि इनकम तो आ नहीं थी रही, सारे इदारे तो मफलूज हुए बैठे थे और लोगों ने कुछ ना कुछ सेविंग भी करके रखी होती है जिससे वो बुरे वक्त में काम आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा था कि सेविंग बिल्कुल भी नहीं थी और कर्ज बहुत ज़्यादा था। तो खान साहब एक तो आते ही उन चीज़ों में फंसे रहे, दूसरा उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से जिस वादे को लेके वो आए थे उसको पूरा करें और चोरों से लूट का पैसा वापस निकलवाएं, जो कि वो कहते हैं। अपोजिशन वाले इससे इख्तलाफ करेंगे और उनका हक भी है क्योंकि अभी तक कहीं भी वो साबित नहीं कर सके कि ये पैसा चोरी का इन्होंने लिया है, लेकिन वो अपना वादा पूरे करते करते उसमें भी पूरी तरह से फंस चुके हुए हैं। अभी तक वो 1 रुपया भी किसी साहब का हुक्मरान से रिकवर नहीं करवा सके। तो खान साहब के लिए अब ये आखिरी मौका है। शेख रशीद साहब ने इस बारे में बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा खान साहब आपने 2.5 साल जो है वो अपोजिशन के पीछे लगा दिए हैं, उनको जेल में रखने की कोशिश की, नहीं कर सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब हाथ हिलाते हुए बाहर चले गए और यहाँ से वो बिल्कुल मरने की कंडीशन में कह के गए हैं। बाहर जाके वो पिज़्ज़ा भी खाते हैं, वॉक करते टहलते नज़र आते हैं।
دوسرے ملکوں کے لوگوں سے، سفیروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی سننے کو ملا ہے کہ انڈیا کے را کے ایجنٹ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کتنا سچ ہے نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ خود جانتے ہیں، ان کا وہ کچھ نہیں کر سکے۔ مریم صاحبہ کو کسی طرح سے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، ایک لمبا عرصہ وہ خاموش رہی اسی سوچ کے ساتھ کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن جب خان صاحب اس چیز پہ اڑ گئے کہ میں باہر نہیں جانے دوں گا، تو وہ دوبارہ سے آ کے سڑکوں پہ، ٹی وی چینلز پہ، جگہ جگہ آ کے وہ اب خان صاحب کی گورنمنٹ کو اچھا لتاڑتی رہتی ہیں۔ میرا تو جہاں تک جاننا یہ ہے کہ عام عوام کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو چوری کیا وہ آئے یا نہ آئے۔ عام آدمی کی تو صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ملک میں خوشحالی چاہیے، روزگار چاہیے، کھانے کے مسئلے اس کے حل ہوں، بجلی، پانی، گیس، سہولتیں ساری ملے۔ عام عوام کی صرف اتنی سی معصومانہ سی خواہش ہے جو ابھی تک جب سے پاکستان بنا ہے کوئی بھی حکمران پوری نہیں کر سکا آج تک۔ تو ہم بہتری کی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ خان صاحب اپنے باقی کے 2.5 سالوں میں عوام کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر خان صاحب نے یہ اپنے باقی کے 2.5 سال اچھے طریقے سے گزار لیے تو اگلے 5 سال بھی ان کو ہٹانے والا کوئی ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا۔ تو بیسٹ آف لک خان صاحب، امید ہے آپ عوام کی امیدوں پہ اب پورا اتریں گے اور غریبوں کے بارے میں ضرور سوچیے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ خان صاحب غریبوں کے بارے میں سوچتے تو ہیں، ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب بڑے درد میں دل رکھنے والے انسان ہیں۔ خان صاحب نے پناہ گاہیں بنائی، لنگر خانے بنائے، جو انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں وہ خان صاحب سے واقعی بہت خوش ہے۔ جن کے سر پہ چھت نہیں تھی، جن کا بھوکے پیٹ سونا پڑتا تھا، وہ لوگ تو خان صاحب سے خوش ہے۔ لیکن ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بڑا پریشان ہے، کیونکہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گھی، چینی، آٹا، دال وغیرہ ہر چیز جو ہے یہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہے اور اس میں خان صاحب قصوروار ہیں یا کوئی اور۔ تب تک کے لیے اگلے ویڈیو کے لیے تحقیق ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔